देखो स्टार्ट करते हैं। सेल यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, और लाइफ से हम क्या समझते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन ये है कि ये लाइफ है क्या। तो लिविंग वर्ल्ड में आप ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हो कि लाइफ के हम उनको बोलेंगे जो कुछ डिफाइनिंग फीचर्स हैं लाइफ के, जैसे उनमें मेटाबॉलिज्म, कॉन्शसनेस, ये सारा है। तो जो सबसे छोटी यूनिट्स है लाइफ की वो क्या है, सेल। और इसी सेल से सारा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब डेवलप हुए हैं। जो डिपेंड कर रहा है वो क्या है कि हर एक सेल में साइज और उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक, स्टार्टिंग में वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन जैसे जैसे वो मैचुरेशन की तरफ जाते हैं उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस होने लगता है। अब सेल को हम फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हैं, सेल्स के। इसलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे। और जो फंक्शनल एक्टिविटीज हैं, जो फंक्शनल एक्टिविटीज हैं वो हमारी बॉडी में या किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज है, एक्चुअल में वो फंक्शनल एक्टिविटीज परफॉर्म कौन कर रहा है, एक्चुअल में वो फंक्शनल एक्टिविटीज कौन परफॉर्म कर रहा है, सेल। अब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल्स हैं सारे फंक्शनल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस इंडिविजुअल का जो फंक्शन है वो सारे सेल्स को कंबाइन करके, समन अप करके हम बताते हैं। तो अगर यूनिट लेवल पे हम देखें तो सेल है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद जब आप देखते हो सेल्स को तो यहाँ पर सेल को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। दो ऑर्गेनिजम्स, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक यूनिसेलुलर होंगे और एक मल्टी सेलुलर। तो जैसा नाम है इनका यूनिसेलुलर, यानी ये बने होंगे केवल एक सेल से, और मल्टी सेलुलर बने होंगे कई सारे सेल से। अब अगर कोई एक सेल का ऑर्गेनिज्म है तो जितने भी फंक्शनल एक्टिविटीज उस ऑर्गेनिज्म की होगी वो उसी एक सेल से पूरी होगी, वो उसी एक सेल से पूरी होगी। उनका पूरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का भी पूरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। एंड all the essential functions of life, all the essential functions of life performed by the single cell। बट जब मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो यहाँ पर मेनी सेल्स इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पर प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स there is a proper division of labor, but in unicellular organisms all the functional activities are performed by a single cell, performed by a single cell। यही तो पढ़ा आपने। अब देखो दो में कंफ्यूजन होगा कि हम साइटोलॉजी किसको कहते हैं और सेल बायोलॉजी किसको कहते हैं। तो सेल बायोलॉजी एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम बोलते हैं कि इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट्स, लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात करते हैं और जेनेटिक बेसिस की बात करते हैं सेल की। बट साइटोलॉजी के अंदर हम सिर्फ फॉर्म, स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। हम बात करते हैं फॉर्म की, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की,
और हम बात करते हैं इनके केमिकल कंपोजिशन की। क्लियर? साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, व्हाई इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल गए। अब जो शुरुआत हुई सेल की, वो शुरुआत जो हुई थी वो 1590 में जेचेरियस जैनसन जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हीरे के व्यापारी थे और बहुत माइक्रोस्कोपिक वर्क करते थे। हीरा वैसे भी बहुत प्रीशियस होता है, तो उसको सही से अरेंज करने के लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप डेवलप किया था पहली बार। उसी के बेसिस पे रॉबर्ट हुक साहब ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया और पहली बार उन्होंने डेड सेल को देखा था। ठीक, किसको देखा था? डेड सेल को। ठीक, 1665 में ये जो साइंटिस्ट थे, में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था और एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। कौन सी बुक लिखी थी? माइक्रोग्राफिया। ये माइक्रोग्राफिया। ठीक, और इसमें इसके बाद एंटोन वॉन ल्यूनेनहॉक आए उनसे एडवांस माइक्रोस्कोप के साथ, और उन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा था। उन्होंने बैक्टीरिया को देखा, प्रोटोजोअन को देखा, आरबीसी को देखा, स्पर्मेटोजोआ को देखा, और उनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, क्योंकि माइक्रोब्स की डिस्कवरी में सबसे मेजर रोल जो है वो हॉलैंड के एंटोन वॉन ल्यूनेनहॉक था, जिन्होंने 1673 में पहली बार लिविंग सेल को देखा था। इसके बाद दो नाम हैं स्लाइडेन एंड स्वान के। तो स्लाइडेन जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, 1838 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में जो उनका कंपोजिशन है वो क्या है? सेल, यानी ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल। ये बात सबसे पहले स्लाइडेन साहब ने कही थी 1838 में। फिर ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट स्वान ने स्टेटमेंट दिया कि ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। वो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट ने ये भी बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक, ये एनिमल सेल में आउटर है और प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल के बाद प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल के बाद प्रेजेंट होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक नाम रॉबर्ट ब्राउन का याद रखना है, जो इंग्लैंड के थे। 1831 में सबसे पहली बार उन्होंने ही न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और हमें पहले से पता है कि न्यूक्लियस ही कंट्रोलिंग सेंटर है किसी भी सेल का। ऑल द एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय न्यूक्लियस इन द सेल। बात समझ में आ गई है? इसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्को साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनीसेलुला ई सेलुला। ओमनीसेलुला ई सेलुला का क्या मतलब है? ओमनीसेलुला ई सेलुला से मतलब ये है कि सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स बनेंगे, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल, उन्हीं से नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी डेट्स आपने याद कर ली होगी और नाम याद कर लिया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। 1931 में नॉल एंड रुस्का ने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, जिसमें जो उनका मैग्निफिकेशन पावर था वो बहुत हाई था, जिसकी वजह से सारे स्ट्रक्चरल डिटेल्स सेल के हमें जानने को मिला। लेकिन ये काम 1931 में हुआ था, बहुत बाद में, रिसेंट हुआ है। लेकिन ये जो डिस्कवरी वाला पार्ट है वो बहुत पहले का है। 1673 में ही लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया था, लेकिन 1931 में
उन सारे स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट हैं उनकी डिटेल स्टडी हम 1931 में कर पाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही ये पॉसिबल था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही ये पॉसिबल था। बात क्लियर? यहाँ पर जब आप नेक्स्ट देखते हो कि जब हम बात करते हैं सेल के अंदर लिविंग फ्लूइड का, ठीक, तो वो डुजार्डिन साहब ने उसको सार्कोड नाम दिया था। परकिंजे ने इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना आप, ये परकिंजे साहब ने नाम दिया था क्या? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक। और हक्सले ने इसी प्रोटोप्लाज्म को कहा था कि ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। हक्सले ने ये स्टेटमेंट दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। ये स्टेटमेंट किसने बताया? ये बताया था हक्सले साहब ने, हक्सले साहब ने, ठीक। अब सेल के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक उनका लिविंग और एक उनका नॉन लिविंग। जब भी हम नॉन लिविंग कंपोनेंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं किसकी? सेल वॉल की। और जब भी लिविंग कंपोनेंट की बात करेंगे, हम बात करेंगे किसकी? प्रोटोप्लास्ट की, प्रोटोप्लास्ट की। प्रोटोप्लास्ट से अगर हम सेल मेम्ब्रेन को हटा दें, प्रोटोप्लास्ट से अगर हम सेल मेम्ब्रेन को हटा दें तो हमारे पास बचेगा क्या? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को मिला करके प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। हाँ बोलो, बोलो। अरे कुछ डाउट है? अच्छा, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर से हमने सेल ऑर्गेनील्स निकाल दिया, तो बचा क्या? साइटोसॉल या हाइलोप्लाज्म। तो हाइलोप्लाज्म से शुरू करते हैं, सेल तक पहुंचते हैं, फिर से रिवर्स डायरेक्शन में कि साइटोसॉल के अंदर सेल ऑर्गेनील इंक्लूड कर दिए, बन गया क्या? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस जोड़ दिया, बन गया क्या? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन भी इंक्लूड कर दिया, तो क्या बन गया? प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट के अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ पर सेल वॉल अगर प्रेजेंट हो गया तो पूरा सेल, प्लांट सेल डेवलप कर गया। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब किसी भी सेल के अंदर दो एक्टिविटीज डेफिनेटली होगी ही होगी। एक जिसमें हम ब्रेकडाउन को देखेंगे जो कैटाबोलिज्म कहलाएगा, और एक जिसमें हम फॉर्मेशन को देखेंगे कि कुछ फॉर्म हो रहा है तो वो एनाबोलिज्म कहलाएगा। अब इसमें एग्जांपल आपको पहले से याद होता है कि कैटाबोलिज्म में रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो वो कैटाबोलिक प्रोसेस होगा, और जब फोटोसिंथेसिस की बात होगी तो वो एक एनाबोलिक प्रोसेस होगा। कैटाबोलिक का मतलब है ब्रेकडाउन, और एनाबोलिक का मतलब क्या है? सिंथेसिस या फॉर्मेशन। क्लियर है? अब देखो, दो तीन बातें हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी गई हैं। पहला, लॉन्गेस्ट सेल हमको बचपन से पता है, नर्व सेल होगा। प्लांट के अंदर बास्ट फाइबर्स हैं। लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं तो हमेशा ऑस्ट्रिच एग हमारे दिमाग में पहले से ही आ जाता है। और साइज और लोकेशन, जो मैंने स्टार्टिंग किया था कि सेल में उनका साइज और लोकेशन, ये उनके फंक्शनल एक्टिविटीज को बताता है। जो माइकोप्लाज्मा है उनका साइज 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर होगा, और जो बैक्टीरियल सेल हैं इसमें 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तो देखा जाता है। आरबीसी का साइज देखोगे तो ये 7 माइक्रोमीटर का होगा। क्लियर है? सेल अलग अलग शेप के हो सकते हैं, डिस्क शेप हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के सेल्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड स्ट्रक्चर। अच्छा,
अगर हम न्यूक्लियस के बेसिस पे बात करें कि न्यूक्लियस के बेसिस पे कितने टाइप के सेल हैं, तो दो टाइप के सेल्स हैं जो न्यूक्लियस के बेसिस पे बताए जाते हैं। पहले जो सेल्स होते हैं, पहले जो सेल्स होंगे वो कहलाएंगे जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, वो होंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स को ही हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले सेल्स कहते हैं, जिनके जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होंगे, किसी मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग के अंदर नहीं होंगे। ठीक, किसी मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग के अंदर नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो उनके न्यूक्लियस नहीं होंगे, लेकिन जहां पर जेनेटिक कंटेंट प्रेजेंट होंगे उन रीजन को न्यूक्लियोइड और जीनोफोर और इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा जाएगा। ठीक, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होगा वो पैक नहीं होगा हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होगा, यहाँ पर हिस्टोन से ये पैक होगा। ठीक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि केवल एक किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है, बाकी चार जो हैं वो कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। तो वो जो प्रोकैरियोटिक किंगडम है वो है मोनेरा, जिसके अंदर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। बाकी के जो भी किंगडम्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं। बात समझ में आ गई? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे सेल के अंदर सेल थ्योरी है, जिसको 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने प्रपोज किया था। और इस सेल थ्योरी में 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है। पहला क्या है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, पहले तो स्लाइडेन और स्वान ने इंडिविजुअली प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया था, लेकिन जब सेल थ्योरी प्रपोज हुई विच वाज सपोर्टेड बाय विर्को, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट था दैट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से। तभी तो उनको स्ट्रक्चरल यूनिट बोला गया है। एंड सेकेंड जो याद रखना है लाइन, वो ये है कि द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द सम टोटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये भी पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी ऑर्गेनिजम्स की फंक्शनल एक्टिविटीज हैं वो एक्चुअल में किसकी एक्टिविटीज हैं? सम टोटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट याद हो गए। बोलो, पहला organisms are composed of cells, and दूसरा the activities of organisms is the sum total activities of all the cell and their constituents। ठीक, सेल थ्योरी जो स्लाइडेन एंड स्वान ने प्रपोज करी, उसका एक ड्रॉबैक था क्या कि ये नए सेल्स कैसे बन रहे हैं इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो फाइनल शेप जो सेल थ्योरी को मिला वो रुडोल्फ विर्को के स्टेटमेंट देने के बाद हमें पता चला कि जो नए सेल्स अराइज हो रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हो रहे हैं। और इसीलिए ये विर्को का स्टेटमेंट इतना फेमस हुआ, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। सबसे खास बात क्या है कि इन प्रोकैरियोटिक सेल को अगर आप देखोगे तो ये साइज में बहुत छोटे हैं, स्मॉलर हैं यूकैरियोटिक सेल से, और इनमें डिवीजन बहुत फास्ट है, रैपिड है। साइज में छोटे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन उनमें डिवीजन बहुत तेजी से होगा, बहुत रैपिड होगा, बहुत फास्ट होगा।
और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाएगा, ना ही कोई साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर इनके अंदर रिपोर्ट होगा, और न्यूक्लियस तो आप पहले ही जान चुके हो कि इसके अंदर नहीं होगा। हाँ, जो जेनेटिक कंटेंट प्रेजेंट है डीएनए, वो नॉर्मली आप देखोगे तो यहाँ पर सर्कुलर नेचर का होगा, सर्कुलर डीएनए यहाँ पर रिपोर्ट किया जाएगा। और एक सेल ऑर्गेनील है जो राइबोसोम, जो हर एक सेल के अंदर पाया जाता है, यहाँ पर वो साइज के बेसिस पे आप देखोगे तो यहाँ 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा। और अगर इनके स्ट्रक्चरल डिटेल्स में हम जाएं तो सबसे पहले हम बाहर से अगर हम देखते हैं तो जो फर्स्ट लेयर हमें दिखाई देती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स में आप देखते हो कि दो टाइप देखने को हमें मिलता है। अगर ये स्लाइम लेयर के फॉर्म में है, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर के फॉर्म में है तब तो ये वाटर लॉस से प्रिवेंट करेगी, और अगर कैप्सूल के फॉर्म में ये ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है तो ये क्या करेगी, प्रोटेक्टिव रोल प्ले करेगी, जो बैक्टीरिया को बचाएगा कि उनका जो सेल है वो। आज मौसम गड़बड़ है, आप लोग कहाँ, जयपुर में ही हो अभी? यस सर। बारिश हो रही है वहां पे? नेक्स्ट, इस ग्लाइकोकैलिक्स में आपने दो पढ़े, लूज सीड के फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, स्लाइम लेयर है उनका। और अगर ये कैप्सूल के फॉर्म में है, हार्ड उसमें प्रेजेंट है, तो ये स्टिकी गमी नेचर का होगा, और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये, जो उनको एडवर्स कंडीशंस में बचाएंगी। इस ग्लाइकोकैलिक्स के बाद हम सेल वॉल को डिस्कस करते हैं, जो यूनिक फीचर होगा इस बैक्टीरियल सेल में। और यहाँ पर जब आप देखोगे बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को, तो वो किसके बने होंगे, नैम नैग आगे डिस्कस करेंगे। और जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज वेरी सिमिलर टू द यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यही एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक स्ट्रक्चर के केमिकल कंपोजिशन जनरली कॉमन होंगे, वो स्ट्रक्चर क्या है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है विच इज सिमिलर टू द यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें एक स्ट्रक्चर है पॉलीसोम, और इनके न्यूक्लियस को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहेंगे, जिनमें बिना पैकेजिंग के डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, और इंक्लूजन बॉडीज। अब इनके आप देखोगे सेल वॉल को डिटेल में, तो सेल वॉल को जब हम देखेंगे तो ये बने हैं किसके, ये बने हैं, ये देखो, ये नैम और नैग के। तो NAM stands for N-acetyl muramic acid and NAG stands for N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine। एक क्वेश्चन है कि इन NAM और NAG के बीच में, इन NAB और NAG के बीच में क्रॉस लिंकिंग बनती है, इन NAM और NAG के बीच में क्रॉस लिंकिंग बनती है। और इस सेल वॉल की क्या खास बात है, इस सेल वॉल की खास बात ये होती है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बात क्लियर है? यस सर। और जो सेल वॉल है ये बैक्टीरियल सेल के कोलैप्सिंग को बचाती है, मतलब उनको बर्स्टिंग से बचाती है। बात समझ में आ गई? और सेल वॉल ही उनको स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करती है, सेल वॉल ही उनको एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करती है। तो सारी बातें आपने सेल वॉल के केस में जान ली है। अब जब आप देखते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
तो वही स्ट्रक्चरल डिटेल्स आपको यूकैरियोट्स में भी डिटेल में बताई जाएगी। यहाँ सिर्फ आप ये याद रखना, जो लाइन लिखी है, सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल एंड कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बेसिस पे ही है, जहां पर आप देखोगे कि फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से ये मिलके जो बने हैं, उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो दो टाइप के होंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और Intrinsic protein. इंट्रिंसिक प्रोटीन। Intrinsic. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हम किसको कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जनरली हम किसे कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर दोज व्हिच आर प्रेजेंट आउटवर्डली। जो आउटवर्डली प्रेजेंट है उन्हीं को हम क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और वो Extrinsic. प्रोटीन जो एम्बेडेड हैं, अंदर की तरफ हैं, उन प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और एक और प्रोटीन है जो दोनों लिपिड्स को जोड़ती है। वैसे तो वो इंट्रिंसिक प्रोटीन होगी, लेकिन दोनों लेयर को, दोनों लिपिड बाइलेयर को जो कंबाइन करेगी, उनको हम ट्रांस प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक, ये स्ट्रक्चर था जो आपने देखा। Yes, sir. इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, इनफोल्डिंग हो करके। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीजोजोम। क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीजोजोम। Mesosome. और मीजोजोम को हम बोलते हैं कि ये सिमिलैरिटी किसके साथ रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। ठीक, तो अगर कभी आपसे मीजोजोम पूछा जाए तो याद रखना कि जो फंक्शनल रोल है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। तो जो भी उससे सिमिलर होगा आप उस पर टिक करना। मीजोजोम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन में, सेल वॉल के फॉर्मेशन में, और सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल्स को गवर्न करते हैं। ठीक, और ये एनालॉग्स कहलाते हैं किसके साथ? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। एनालॉग का मतलब Mitochondria. फंक्शनल रोल उनकी तरह परफॉर्म करना। जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो हम बात करते हैं क्रोमैटोफोर्स की। क्रोमैटोफोर्स की, इन क्रोमैटोफोर्स में आप देखोगे तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही डेवलप हुए हैं, लेकिन इनका रोल बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है। क्या है? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, क्योंकि Bacterial इनके photosynthesis. अंदर प्रेजेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक, और जिनमें फोटोसिंथेसिस होगी उनको ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा जाएगा। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जिन बैक्टीरिया में होगा उन्हीं को हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूड करते हैं। Autotrophic bacteria. जिसके अंदर मेनली ब्लू ग्रीन एल्गी है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। ये जो सारे हैं वो कैसे हैं? क्रोमैटोफोर्स वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है राइबोसोम। देखो, राइबोसोम्स यहाँ पर 70s टाइप का होगा, जिसमें लार्जर सब यूनिट 50s और स्मॉलर सब यूनिट 30s का होगा। 30 years. ठीक, ये पॉलीसोम जो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है नीट में, कि ये जो पॉलीसोम है, जो ये डायग्राम बनाया था आपने ऐसे करके, ये तो इस पॉलीसोम में आप देखते हो कि बहुत सारे राइबोसोम एक mRNA थ्रेड पे अटैच होंगे। उस स्ट्रक्चर को Attach होते हैं. पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स कहेंगे। ये तो मेम्ब्रेन हो गया। अब Yes, कुछ sir. सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसमें हम फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्री की बात करते हैं। नॉर्मली बैक्टीरियल
फ्लैजिला डिफरेंट होगा, और यहाँ जो भी बैक्टीरिया की मोटेलिटी है या जो मूवमेंट है दैट इज गवर्न्ड बाय द फ्लैजिला। और 3 बेसिक पार्ट होते हैं इसमें, फिलामेंट, हुक और ये बेसल बॉडी। तो यहाँ पर जो फिलामेंट है वही एक्सटेंडेड पार्ट है, और जो हुक है ये अटैच कर रहा है इस फिलामेंट को बेसल बॉडी के साथ। और ये जो बेसल बॉडी है यहाँ पर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं LPSM, ठीक है। Yes. L stands for lipopolysaccharides, P stands for peptidoglycan, और S और M इनको हम मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स कहते हैं। फ्लैजिला जो कि एसोसिएटेड है मोटेलिटी के लिए, फ्लैजिला जो कि एसोसिएटेड है मोटेलिटी के लिए, इनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है। एक स्पेशल प्रोटीन फ्लैजिलिन प्रोटीन होगा। और सेकेंड स्ट्रक्चर है पिलाई। पिलाई जो 2 टाइप की होगी, एक सोमैटिक और एक सेक्स पिलाई। सोमैटिक पिलाई जो